गुड इवनिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, और हम ये चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों पर वीकली हमसे कुछ लोगों ने कहा है कि आप डाल दिया करिए जो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आर्टिकल आपस में पास भी होते हैं और थोड़ी टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 250। इन दोनों में पार्लियामेंट को राइट है स्टेट सब्जेक्ट में, अदरवाइज जो सब्जेक्ट उसका नहीं है यूनियन गवर्नमेंट का, तो उसमें उसको पार्लियामेंट को कानून बनाने का राइट है। तो 249 और 250 में क्या डिफरेंस है, और 250 में भी स्टेट सब्जेक्ट पर या स्टेट्स के लिए कानून बनाती है पार्लियामेंट। तो पहले हम इन दो को समझेंगे, फिर इसको भी ले लेंगे। तो ऐसे ही और आर्टिकल आपस में काफ़ी, जैसे 29 है, 30 है, आपस में काफ़ी मैच है। दोनों का कॉमन हेडिंग ये है कि वो माइनॉरिटी के लिए हैं, लेकिन दोनों में बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। तो ऐसे ही आर्टिकल्स पर हम लोग चाहेंगे कि चर्चा कर लिया करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 249 और 249 को लेकर के भी उसी तरीके से खूब चर्चा रही और खूब डिस्कशन पहले भी रहा और बाद में भी होता रहा, जैसा 356 को लेकर के हुआ। 356 को लेकर के तो पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यहाँ तक आ गया कि 356 है तो फिर हमको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माने हम फिर फेडरल हैं, हालांकि फेडरल लिखा भी नहीं है, और फिर ये कहना कि हम यूनियन है और स्टेट्स हैं, ये सब झूठ है, जो कि 356 एनफ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की। ऐसे ही बात 249 में है, क्योंकि 249 में पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट में जो कि स्टेट लिस्ट का है उस पर कानून बनाने का राइट रखता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों के प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, दोनों बता देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो बड़ा आसान है। 249 नॉर्मलसी में, माने सामान्य दिनों में स्टेट सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट को है, और 250 में स्टेट सब्जेक्ट्स में कानून बनाने का राइट तब पार्लियामेंट को है जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो, माने स्टेट इज अंडर द नेशनल इमरजेंसी। तो ये तो बात समझ में आ गई। और 252 में तब पार्लियामेंट को राइट है कानून बनाने का जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कानून बना दो हमारे लिए। तो वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट असेंबली के रिक्वेस्ट पर जो है वो कानून बना देगी पार्लियामेंट। और उसमें टेक्निकल बात यह है कि उस बने हुए कानून को वो स्टेट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो स्टेट ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। मान लीजिए यूपी और बिहार ने रिक्वेस्ट किया कानून बना दो, और बनने के बाद झारखंड भी उसी कानून को अडॉप्ट कर लेता है तो वो भी कर सकता है, या बगल में हरियाणा करना चाहे या मध्य प्रदेश करना चाहे। माने ये वो बना हुआ कानून केवल उन्हीं राज्यों के लिए नहीं होता जिन राज्यों की विधायिकाओं ने उनसे प्रार्थना की थी। अब यह है कि ये दोनों का कानून बनाने का प्रोसीजर एक जैसा है, और इसका प्रोसीजर थोड़ा टेक्निकली डिफरेंट है नॉर्मलसी में कानून बनाने का। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के वे पोर्शन, जो पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाते हैं, उनमें या तो हमारे पार्लियामेंट के अपर हाउस को, माने राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है या बराबर पावर दिया गया है। माने ऐसे एलिमेंट्स में राज्यसभा की कम स्ट्रेंथ की वजह से राज्यसभा वीक नहीं हो जाती। माने राज्यसभा इक्वल्स पावर विद लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये एक बात। तो यही एग्जाम्पल ये भी है, जैसे ऑल इंडिया कोई भी चीज़ है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन है, वो राज्यसभा के पास राइट है। ऐसे ही 249 का राइट पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट में कानून बनाने का है, लेकिन वो तब है जब राज्यसभा इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दे। इसमें और इनमें फर्क ये है कि 249 के तहत पार्लियामेंट कानून तभी बना सकता है जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके कहे कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट में, अदरवाइज जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं है उस पर पार्लियामेंट कानून बनाए। तो ये 249 के तहत तब हो सकता है जब
अपर हाउस राज्यसभा जो है इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर देता है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगा, और इस पर तभी बना सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और पार्लियामेंट बनाएगा। और फिर हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट बनाएगा, ये जो बात बोली जाती है, जहां कहीं भी बोला जाता है कि पार्लियामेंट ऐसा करेगा, इसका मतलब होता है कि द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन टेक इनिशिएटिव फॉर दैट पर्पज। ये एक बात तो ये सिंपल समझ लीजिए। और जहां ये ना लिखा हो कि दैट इज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों सदनों को अलग अलग पास करना है। और जहां लिखा हो पार्लियामेंट बनाएगा, तो इसका मतलब पार्लियामेंट आइदर सेपरेटली इट इज द रेजोल्यूशन और द बिल passed separately by both the houses of the parliament or in the joint session if there is the differences in both the money dispute arises in either house of the parliament, then there is the provision of the joint session of the parliament। जहां ये लिखा हो कि पार्लियामेंट बनाएगा और जहां लिखा हो कि बोथ द हाउसेज उसको पास करेंगे, जैसे 356 में सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है, लेकिन कहा जाता है कि उसको रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसका मतलब होगा कि वो उसमें जॉइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होगा। तो ये बातें आप हमेशा दिमाग में बनाए रखेंगे, तो जो कॉमन सेंस से चीज़ें सही या गलत होने वाली होती हैं वो आपके दिमाग में बनी रहेंगी। अब प्रोसीजर का फ़र्क अब कैसे बनाएगा, तो रेजोल्यूशन जो राज्यसभा पास करती है कि माने किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एंट्री 5 में, मान लीजिए एंट्री 6 में या एंट्री 7 में, किसी भी एंट्री में स्टेट लिस्ट में उसको कानून बनाना है, तो उसको लेकर के राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी। रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? बाय द 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राज्यसभा के 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से उसको पास करना पड़ेगा, और पास होने के बाद, रेजोल्यूशन पास करने के बाद पार्लियामेंट उसे कानून बना देगी, और वो कानून 1 साल के लिए लागू रहेगा। और जितने बार भी उसको बनाना है, प्रोसीजर एक ही रहेगा कि साल भर के लिए एक रेजोल्यूशन जो पास होगा वो 1 साल के लिए पास होगा। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो कानून बनेगा वो 1 साल के लिए लागू होगा। फिर अगले बार उसको बनाना है तो साल भर के लिए, और यदि साल भर समय खत्म हो जाता है और रेजोल्यूशन नहीं पास होता है, तो मैक्सिमम 6 महीने की लिमिट तक वो अपने आप सो मोटो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से 249 है नॉर्मलसी के दौरान, 250 है इमरजेंसी के दौरान, और 252 है कि जब स्टेट रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो, तो स्टेट रिक्वेस्ट करने का मतलब है जैसे यूपी में अपर हाउस लोअर हाउस है, तो जहां अपर हाउस लोअर हाउस है वहां दोनों हाउसेज से पास करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव का बिजनेस नहीं है, बस इतना टेक्निकली याद रखना। जैसे उसमें लिख दिया जाएगा आपको, आईएएस वगैरह में क्या करेगा, गलत कराने के लिए क्या कहेगा कि द रिक्वेस्ट हैज बीन गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना, स्टेट असेंबली से पास होना है, विधायिका रिक्वेस्ट करेगी विधायिका से, माने ये राज्य की विधायिका केंद्र की विधायिका से रिक्वेस्ट करेगी, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी। जहां पार्लियामेंट को कानून बनाने की बात आती है वहां इसका मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के और राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो बनेगा, जहां पार्लियामेंट शब्द लिखा हो। तो ये ध्यान रखना, तीनों में पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया है जो साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। इसलिए इसमें रेजोल्यूशन वाले बात को यदि माइनस कर दिया जाए तो तीनों में कानून बनाने की प्रक्रिया पार्लियामेंट की वही होगी जो पार्लियामेंट की अदरवाइज कानून बनाने की प्रक्रिया है। माने ये ध्यान रखना कि दिस इज नॉट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट नहीं है। तो पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ कैसे पास करती है इसके हम बहुत बार बता चुके हैं, अलग से बताएंगे नहीं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर ये अलग से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी कि वो पार्लियामेंट ने कानून बनाया और स्टेट भी कानून बनाता है, तो उस डिस्क्रिपेंसी को कैसे, कौन उसमें प्रिवेल करता है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, ये बातें हम सेपरेटली करेंगे। वो ऐसे भी कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया होती है कि पार्लियामेंट को लीड मिलता है, स्टेट ने मान लीजिए उसमें बना रखा है, तो ये एक सेपरेट बात है जिसको हम अलग से करेंगे, जो इनके रेफरेंस में भी लागू होगी। अदरवाइज कॉन्करेंट लिस्ट को, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलियन प्रोसीजर है, हमने उसको बारो किया है, वो कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इस पर किसी भी तरीके का आपके पास कोई सवाल हो तो आप लिख करके भेजिएगा, हम आपको अगले वीडियो से पहले उन आपके जो सवाल होंगे उनका सल्यूशन दे देंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।